तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। हिंदी वर्णमाला के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक पढ़ा था व्यंजन के बारे में, पिछले लेक्चर में हमने व्यंजन को शुरू किया था और हमने व्यंजन भी हमें कई आधार पर पढ़ने थे। उसमें हमने पढ़ लिया था सामान्य आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं, उसके बाद में हमें व्यंजन को कैसे पढ़ना। उसके बाद हमें व्यंजन पढ़ना किस आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर किनका वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं भाई मेरे, अब हम व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं किस आधार पर, प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले हमारे सामने आते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आप सोच रहे होंगे, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर हमारा देखा है वो सोच रहे होंगे कि भाई आपने पिछले लेक्चर में भी स्पर्श व्यंजन बताए थे, ठीक, और उसमें मैंने साथ में ये भी लिखा था कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जो कहाँ से शुरू थे, का से लेकर मा तक, और उसमें हमने कितने वर्ग लिए थे, 5 वर्ग लिए थे। कितने वर्ग लिए थे, 5। फिर यहाँ जो पिछले में हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं और जब हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं पिछले वाले में और इनमें क्या फ़र्क है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। पूरा क वर्ग, अब मैं पूरा क वर्ग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है क वर्ग में कितने 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 5, क ख ग घ ङ। ठीक है, तो क वर्ग पूरा, ठीक। उसके बाद कौन सा वर्ग आता है, बताइए कौन सा वर्ग आता है, क के बाद च वर्ग आता, ठीक है ना। लेकिन च वर्ग में यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे भाई पूरा च वर्ग हमें कहाँ पर लिखना है, स्पर्श संघर्षी में लिखना है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा अभी स्पर्श संघर्षी में हम उसको क्यों ले रहे हैं। चलिए देखिए, क वर्ग के बाद में च वर्ग हमें छोड़ देना है और कौन सा वर्ग लेना, ट वर्ग, त वर्ग और कौन सा, पूरा प वर्ग। यानी कि ये हमारे कितने हो गए कुल मिलाकर, एक वर्ग में कितने व्यंजन हैं, 5। कितने व्यंजन हैं, 5। तो कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजन की संख्या अब कितनी हो गई, 20। लेकिन किस आधार पर है ये, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न मतलब बोलना, प्रयत्न मतलब बोलना, उसके आधार पर कितने हैं भाई, 20। तो स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से हैं मेरे भाई, पूरा च वर्ग जो है, छ छ ज झ और हुआ। हालांकि इसको आप स्पर्श संघर्षी में रख भी सकते हैं, बल्कि रख ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है ये, स्पर्श संघर्षी हैं जिनमें अगर क्वेश्चन बनता है तो इन 4 को पूछा जाता है कि निम्न में स्पर्श संघर्षी कौन है। यानी कि स्पर्श व्यंजन तो ये है ही। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि भाई स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुंह के जिस भाग पर वायु आकर टकराती है उसी भाग के हिसाब से उनको स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है, और किस भाग पर स्पर्श करती है उसी के हिसाब से उनका नाम रख दिया गया है। जैसे अगर वायु कंठ से आकर टकरा रही है तो क्या बोलते हैं, कंठे व्यंजन। जैसे का वर्ग है वो कंठे व्यंजन है, ठीक है। इसी तरह से खा वर्ग है तालव्य, का वर्ग है कंठे व्यंजन है, ठीक है। और हमारा जो अगला वर्ग आता है च वर्ग, वो क्या है, च वर्ग क्या है, पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ मैं, तालव्य है। चलिए और आगे चलते हैं हम, ठीक। तो च छ जय झ ऊ है, स्पर्श के साथ साथ ये संघर्षी भी है। मतलब इस पूरे वर्ग को बोलते समय हमें स्पर्श तो ये है ही, ठीक है ना। यानी बोलते समय वायु किसी ना किसी मुंह के स्थान से टकराएगी। टकराएगी कौन से स्थान से टकराती है भाई, तालु से, इसलिए तालव्य हैं ये। लेकिन संघर्षी भी हैं, हमें बोलते वक्त ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा हमें श्वास वायु लगानी पड़ती है, ज़्यादा प्राण लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पर्श संघर्षी भी हैं। अब बात आती है केवल संघर्षी की। तो केवल संघर्षी कौन से व्यंजन है, तो मेरे भाई केवल संघर्षी की अगर मैं बात करूँ तो कल हमने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। पहले स और ह, ये चारों के चारों ऊष्म तो हैं ही। सामान्य आधार पर हम इसे क्या बोलते हैं, ऊष्म, और हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, आज हम इसे बोल रहे हैं संघर्षी। यानी ये ऊष्म भी हैं और प्लस संघर्षी भी हैं। स और हा, कल मैं इनका उच्चारण स्थान बता चुका हूँ। पहला वाले सा को क्या बोलते हैं, तालव्य, दूसरे वाले को मूर्धन्य, तीसरे को दंते, और ये है जो है वो हमारा कंठे है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे आ गए संघर्षी। पंचमाक्षर, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर। भाई नाम से ही पता चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ग का पंचमाक्षर कौन है, ये। दूसरे वर्ग का, ठीक है। ये सब क्या है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में कौन पंचमाक्षर है, तो पहले वर्ग का पंचमाक्षर, दूसरे का पंचमाक्षर, तीसरा, चौथा और 5वां। एक बात और बता दूं कि हम इन 5 को एक साथ मिलाकर नासिक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक साथ मिलाकर हम इनको नासिक्य व्यंजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
नासिक के व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं प्रकंपित या कंपनजात या लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ जो अपने आप में एक अकेला आंसर होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के मुकाबले, बाकी के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रकंपित व्यंजन या कंपनजात व्यंजन या लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं। तो मेरे भाई लुंठित का मतलब जिसे बोलते समय जीभ में क्या हो जाए, वाइब्रेशन हो जाए, कंपन पैदा हो जाए, प्रकंप पैदा हो जाए, यानी जीभ में क्या हो जाए भाई, हमारी जिह्वा में वाइब्रेशन हो जाए। तो वाइब्रेशन किसे बोलते वक्त होता है भाई, र वर्ण को बोलते हुए बोलिए र। र क्या होगा भाई, 100% आपकी जो जीभ है उसमें क्या हुआ होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ होगा, कंपन उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लुंठित। पार्श्विक व्यंजन ये भी हमारा एक ही है, इसलिए इसको भी क्या कह देंगे हम, इसको भी इंपॉर्टेंट बोल देंगे। और ये हमारा केवल और केवल एक है, कौन सा, ला। ला क्या है ये पार्श्विक व्यंजन है। हाँ अच्छा, अर्धस्वर मेरे भाई मैं इस पर लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। अर्धस्वर यानी कि आधे स्वर हैं, पढ़ किस में रहे हम, व्यंजन में, यानी है ये व्यंजन लेकिन आधा काम करते हैं स्वर का। आधा काम किसका करते हैं मेरे भाई, स्वर का आधा काम करते हैं। और ये दो हैं, कितने हैं, दो। कौन कौन से, य और व। इन दोनों को क्या बोला जाता है, अर्धस्वर। ठीक है, अगर आपसे अर्धस्वर पूछा जाए तो भी यही आंसर है। एक बात और आपको बताता हूँ, बड़े पते की बात है, इनको अर्ध व्यंजन भी बोलते हैं। अर्ध व्यंजन भी किसको बोला जाता है, तो अर्ध व्यंजन भी किसको बोला जाता है, जो अर्ध स्वर है। मेरे भाई आधे स्वर हैं तो आधे व्यंजन भी तो होंगे। अरे आधे स्वर हैं, कॉमन सेंस की बात है, तो आधे व्यंजन भी तो होंगे। ठीक है, आधा काम ही स्वर का करते हैं इसलिए अर्ध स्वर, तो आधा काम किसका करते हैं, अरे आधा काम व्यंजन का करते हैं, तो आधे व्यंजन है, तो अर्ध व्यंजन भी इसको बोला जाता है। वर्तनी में पढ़ाऊंगा, वर्तनी में आपको बताऊंगा कि अर्ध स्वर इसको बोलते क्यों हैं, क्यों इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। जस्ट इससे अगला चैप्टर हमारा वर्तनी ही होगा। अब आ जाते हैं हम द्विगुण। जगह कम थी तो मैंने ऊपर नीचे करके लिख दिया है इसको, क्या है ये, द्विगुण। चलिए इधर लिख देता हूँ मैं नीचे, ध्यान रखना। कौन से व्यंजन भाई, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन हमारे दो हैं। देख तो डा का आधुनिक रूप ढ़ा, एक ढा का आधुनिक रूप ढा, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। और इसके बहुत सारे नाम हैं, मैं अलग से बता दूंगा। ये द्विगुण भी हैं, इनको हम उच्छिप्त भी कहते हैं, इनको हम उच्छ्रिप भी कहते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं मेरे भाई इसके। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि जितना भी मैं पढ़ाता हूँ ना इस स्क्रीन पर, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक पड़ा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो एक बार भाई इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रयत्न के आधार पर भी पढ़ लिया हमने व्यंजन और सामान्य आधार पर भी पढ़ लिए। और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं वर्णमाला से वो देख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वर्णमाला से वो और देख लेते हैं भाई। तो जल्दी से हम आगे की तरफ चलते हैं और हम आगे क्या पढ़ना है, आगे देखते हैं। कुछ वर्णों को आधुनिक वर्ण या नवीन वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुछ ऐसे वर्ण हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में जिनको नवीन वर्ण या आधुनिक वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, नवीन वर्ण या आधुनिक वर्ण। नवीन या आधुनिक सेम ही तो बात है भाई। नवीन का मतलब नया, आधुनिक का मतलब भी क्या, नया। तो चले देखते हैं कि नवीन वर्ण या आधुनिक वर्ण हिंदी वर्णमाला में नवीन वर्ण या आधुनिक वर्ण किनको बोला जाता है। देखिए लिख देता हूँ मैं, नवीन या कौन से वर्ण, आधुनिक। नवीन या फिर आधुनिक वर्ण। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, नवीन या आधुनिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5। कितनी संख्या है इनकी, 5। अब ये कौन से हैं भाई, कौन से हैं जो नवीन वर्ण हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, श, त्र, ज्ञ, ड़ और ढ। ठीक है, कितने हो गए, 5। श, त्र, ज्ञ। आप सोच रहे होंगे ये तो संयुक्त व्यंजन में आपने बताया है। हाँ भाई, इनका नाम संयुक्त व्यंजन भी है, इनको मानक व्यंजन भी कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को नवीन या फिर आधुनिक वर्ण भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, नवीन या आधुनिक वर्ण भी किनके नाम हैं, इन तीनों के। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये नहीं लिखा आपने, भूल गए आप लिखना। नहीं, भूला नहीं हूँ, ये नवीन वर्ण है ही नहीं, ये नवीन वर्ण है ही नहीं। और क्वेश्चन भी तो यही बना। अच्छा, ये दोनों ड़ और ढ़, अभी हमने पढ़ा ये दोनों क्या है भाई, द्विगुण है, और अब हम कह रहे हैं नवीन है। बिल्कुल
भाई इनका नाम द्विगुण भी है और इनका नाम नवीन भी है। ठीक है, चलिए तो भैया ये तीनों और ये दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं? 5। क्या बोला जाता है इनको? नवीन वर्ण या फिर आधुनिक वर्ण। ठीक, इसके अंदर श्र नहीं है, यानी श्र किसमें नहीं है? नवीन वर्ण में नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, ठीक है, निम्न में नवीन या आधुनिक वर्ण नहीं है, नवीन वर्ण या फिर आधुनिक वर्ण नहीं है। अब हमें ऑप्शन क्या दिए होंगे? ऑप्शन दिए होंगे श, और दूसरा ऑप्शन होगा त्र, और डी ऑप्शन क्या होगा? श्र। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिर आप क्या सोचेंगे कि यार ये तो चारों एक ही जैसे हैं, ये चारों क्या हैं? संयुक्त हैं, ये चारों ही तो व्यंजन क्या हैं भाई? ये चारों ही व्यंजन को तो हम संयुक्त बोलते हैं, इन चारों को ही तो मानक बोलते हैं, तो फिर नवीन भी ये चारों होने चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। डी ऑप्शन क्यों? क्योंकि निम्न में नवीन वर्ण नहीं है। कौन सा वाला वर्ण नहीं है? श्रेय हमारा नवीन वर्ण नहीं है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए मैं सोचता हूँ ले लिया होगा नवीन वर्ण, आगे चलते हैं भाई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अभी मैंने किसके बारे में बात की थी? मैंने इन दोनों के बारे में बात की थी, ड़ और ढ़ के बारे में, कि भाई ये दोनों द्विगुण हैं, हालांकि इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, हालांकि इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। अब वो और कौन से नाम हैं? देखिए हमारा जो ये ड़ और ढ़ है ना, ड़ और ढ़, ठीक है, इनके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में हमने क्या देखा था? इन दोनों के बारे में हमने सबसे पहले देखा था कि ये कौन से हैं, अभी अभी तो देखा। इन दोनों के बारे में अभी क्या देखा कि इनको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं कौन से वर्ण? अभी बिल्कुल जस्ट एक सेकंड पहले क्या बोला था हमने कि इन दोनों का नाम है नवीन या फिर कौन सा? आधुनिक। इन्हीं का तो नाम पढ़ा है हमने। और जस्ट अगर 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, इसका नाम तो अभी आपने क्या बताया है? इन दोनों का नाम तो अभी आपने द्विगुण बताया है। ठीक है, तो फिर और आगे भाई नवीन वर्ण भी इन्हीं का नाम है, द्विगुण में इन्हीं का नाम है। इन दोनों को ना उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होता है लुढ़कना। क्या होता है उत्क्षिप्त का मतलब? लुढ़कना। जिनको बोलते समय जीभ क्या हो जाती है? ऊपर से नीचे लुढ़क जाती है, ला ढ़ा। ठीक है ना, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा उत्क्षिप्त। और उत्क्षिप्त नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? उश्रिप। क्या मिलेगा? उश्रिप। उश्रिप। ठीक है, क्या मिलेगा? उत्क्षिप्त से क्या बना? उश्रिप। ठीक, और भी इसके नाम हैं क्या? इसको हम द्विज, इनको हम द्विज वर्ण भी कहते हैं, द्विज वर्ण या द्विज व्यंजन। इन्हीं का नाम है संकर व्यंजन। इन्हीं का नाम क्या है मेरे भाई? इन्हीं को हम संकर के नाम से भी जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं भाई? संकर वर्णों के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये इतने सारे नाम किसके हैं? इतने सारे नाम सब किसके हैं? ड़ और ढ़ के। ठीक है ना, आधुनिक भी बोलते हैं, संकर भी बोलते हैं, नगीन भी बोलते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको घोष के आधार पर वर्ण बताए नहीं है, तो उस आधार पर मैं बता दूंगा आपको कि घोष है या अघोष है, आपको खुद पता चल जाएगा। अल्पप्राण है या महाप्राण है वो भी पता चल जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे चलेंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। और आगे चलते वक्त अब हम देखते हैं, देखिए एक हमारे सामने एक वर्ण आया था, कौन सा? ये। इसको मैं पर्टिकुलर क्यों लिख रहा हूं अलग? क्योंकि इसके भी हमारे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, देखना मैंने इसके बारे में सबसे पहले क्या बताया था कि ये ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ह वर्ण जो है वो ऊष्म है, और आज के लेक्चर में मैंने बताया कि ये जो है संघर्षी है। क्या है ये? संघर्षी। तो भाई दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? ऊष्म संघर्षी। इसका नाम क्या पड़ गया? ऊष्म संघर्षी। ये ऊष्म संघर्षी भी है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी। ठीक है, और ऊष्म संघर्षी के साथ साथ हम इसे कंठे ध्वनि भी बोलते हैं। कंठे ध्वनि। ठीक है, कंठे ध्वनि भी बोलते हैं, या कंठे ध्वनि के साथ साथ हम इसे काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं। काकल वर्ण, काकल या फिर काकल्य।
काकल या फिर काकल्य। आपसे पूछा जाएगा काकल वर्ण क्या है या काकल्य वर्ण क्या है, तो उसके लिए भी आप आंसर क्या दोगे, हाँ के रूप में आंसर दोगे। ठीक है मेरे भाई, किसके रूप में आंसर दोगे, हाँ के रूप में। एक और बता देता हूँ भाई, इसे काकल काकल्य के साथ साथ ना इसको हम बोलते हैं स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय या स्वर यंत्रीय, क्या बोलते हैं, स्वर यंत्री। अब देखिए जरा है के कितने नाम हो गए। अभी सगुस शगुस मैंने बताया नहीं है या अल्पप्राण महाप्राण बताया नहीं है, उस आधार पे भी इसका एक दो नाम और निकलेंगे इसके। ठीक है, बताए नहीं है तो इसको अभी पढ़ लेते हैं। हा जो वर्ण है हमारे उसको क्या बोलते हैं भाई, ऊष्म संघर्षी, दोनों को मिला के बना ऊष्म संघर्षी, या फिर क्या बोलते हैं कंठे ध्वनि, या फिर काकल या काकल्य, या फिर स्वर यंत्री। ये सब किसके नाम हुए, हमारे हा के नाम हुए। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ले लिया, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं घोष के आधार पर या फिर प्राण के आधार पर हम किस तरह से हम व्यंजनों को पढ़ना है हमें। किसके आधार पर भाई, घोष के आधार पर या फिर प्राण के आधार पर। पहले सबसे पहले प्राण के आधार पर पढ़ लेते हैं, फिर घोष के आधार पर पढ़ लेंगे। प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, किस आधार पर भाई मेरे, प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, किस आधार पर, प्राण के आधार पर। किसका वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। तो भैया प्राण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए मेरे साथ में, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे अल्प प्राण, एक कौन से होते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, एक कौन से होते हैं, अल्प प्राण, और दूसरे कौन से, दूसरे होते हैं महाप्राण। दूसरे कौन से होते हैं, महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या है भाई, प्राण का मतलब क्या है, प्राण का मतलब है श्वास वायु। ठीक है ना, वायु। ठीक है, वायु यानी कि सांस से निकलने वाली वायु ही क्या कहलाती है, प्राण कहलाती है। तो अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जिनको बोलते समय वायु की मात्रा क्या लगे भाई, कम लगे, श्वास मात्रा क्या लगे, कम लगे, उसे बोलते हैं अल्प प्राण। और जिनको बोलते समय श्वास मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी वायु की ज़्यादा ज़रूरत हो, उन्हें बोलते हैं महाप्राण। ठीक है भाई, जिनके उच्चारण में श्वास मात्रा या श्वास वायु, श्वास मात्रा की कम आवश्यकता हो। कैसी आवश्यकता हो भाई, कम आवश्यकता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। बिल्कुल इसका अपोजिट, जिसके उच्चारण में श्वास मात्रा की जरूरत क्या हो भाई, ज्यादा हो। श्वास मात्रा की अधिक आवश्यकता, जिनको बोलते समय श्वास मात्रा की क्या हो भाई, अधिक आवश्यकता हो। जिनको बोलते समय श्वास मात्रा की क्या हो, अधिक आवश्यकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। तो प्राण के आधार पर जो हमारे व्यंजन है वो कितने भागों में बांटे गए, दो भागों में, अल्पप्राण और महाप्राण। अब चलिए बात करते हैं अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम चलेंगे आगे अल्पप्राण और महाप्राण की तरफ। ठीक है भाई, अल्पप्राण की तरफ और महाप्राण की तरफ। चलिए चलते हैं आगे अल्पप्राण की तरफ और महाप्राण की तरफ। कौन कौन से हैं भाई, हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है और कौन सा व्यंजन महाप्राण है। अब भैया वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, कुल मिलाकर वर्णमाला में, छोड़िए व्यंजन, छोड़िए व्यंजन, क्या प्राण के आधार पर हम पूरी वर्णमाला को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया था कि भाई श्वास मात्र या प्राण के आधार पर किसका वर्गीकरण लिखा था मैंने, व्यंजन का। लेकिन वो व्यंजन वहाँ से आप हटा लेंगे, मैं पूरी ही वर्णमाला की बात कर लेता हूँ कि पूरी वर्णमाला को प्राण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। इसमें हम स्वर भी निपटा देंगे और इसमें हम व्यंजन भी निपटा देंगे। चलिए मैं आपको बिल्कुल आपके उंगलियों पर याद करा दूंगा, बिल्कुल आपके किसर उंगलियों पर याद करा दूंगा। देखिए जरा, मैं आपको बिल्कुल आपकी उंगलियों पर याद करा दूंगा भाई मेरे, मैं आपकी उंगलियों पर याद करा दूंगा। क्या याद करा दूंगा, व्यंजन। क्या याद करा, सॉरी व्यंजन बोल रहा हूँ। पूरी वर्णमाला अल्पप्राण या महाप्राण कौन है, ये मैं आपको कहाँ याद करा दूंगा, आपके उंगलियों पर याद करा दूंगा। ये मैं आपकी उंगली बनाई है, ये मैंने आपकी उंगली बनाई है। मेरी आर्ट इतनी बढ़िया है नहीं, तो इससे कंप्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर लेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। देख लो किसका हाथ है। ठीक है, हाथ बना दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा इस तरह से है पंजा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले हम अपने वर्गीय व्यंजन लिख लेंगे जो किससे शुरू होते हैं भाई, क, ख, ग, घ और ङ।
झ झ और ञ, ट ठ ड ढ और ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म। चलिए ये लिख दिए मैंने। ये सब क्या लिखे मैंने? ये लिखे मैंने स्पर्श व्यंजन। सारे के सारे स्पर्श व्यंजन आ गए। देखिए इसी का आधुनिक रूप क्या है? ये ढ़ा, इसे उच्चिष्ट भी बोलते हैं। और इस ढा का आधुनिक रूप क्या है? ढ़ा। ठीक है, ये बिंदी लगा दी है मैंने नीचे। चलिए सबसे पहले हमें हम क्या सीख रहे हैं भाई? अल्पप्राण या महाप्राण। चलिए एक तो शब्द है हमारे पास में सॉरी, एक तो शब्द है हमारे पास अल्प प्राण, और एक कौन है? एक है महाप्राण। इतना आपको तो कॉमन सेंस है कि अल्प प्राण किससे शुरू हुआ है? छोटे आ से, और महाप्राण किससे शुरू हुआ है? माँ से। हिंदी वर्णमाला में पहले छोटा आता है या फिर माँ आता है? तो आपका जवाब होगा पहले छोटा आ आता है, क्योंकि इससे शुरुआत होती है। तो मेरे भाई पहला जो आपकी उंगली है ना, उस पर लिख लीजिए आप अल्प प्राण, और दूसरी उंगली पर क्या लिख लेंगे? महाप्राण। तीसरी उंगली पर फिर क्या लिख लेंगे? अल्प प्राण। चौथी पर महाप्राण, और पांचवी पर अल्प प्राण। तो मैं समझता हूँ आपके याद हो गया होगा भाई। यानी कि पहला वाला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण ये तो आपके, लेकिन अभी क्या पूरी वर्णमाला याद हुई आपके? नहीं, अभी तो केवल आपको क्या याद हुए हैं भाई मेरे? स्पर्श व्यंजन याद हुए हैं। अभी तो हमारे क्या रह गए? अंतस्थ रह गए। ठीक है ना, अब अंतस्थ रह गए तो अंतस्थ, ठीक है, मैं इसी को देखना, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। कौन सा वाला है ये? अंगूठा। अंगूठे पे कौन थे? अल्प प्राण थे। अंतस्थ कौन से थे? य, र, ल और व, यही तो अंतस्थ थे भाई। आ से ही तो अंतस्थ है, और आ से ही क्या भाई? अल्प प्राण है। तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन है वो सारे क्या हैं? अल्प प्राण है। अल्प प्राण है वो सारे, यानी कि अंतस्थ व्यंजन लिख देता हूँ, य, र, ल और व। ये सारे ही क्या है भाई? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अल्प प्राण हैं। सॉरी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अल्प प्राण हैं। ठीक है, किसके साथ लिख दिया मैंने इसको? अल्प प्राण के साथ लिख दिया। चलिए अभी तो हमारे और बचे हैं। अब कौन से बच गए हमारे पास? ऊष्म व्यंजन बच गए, श, स, सा और हा। तो अगली उंगली पर चले आइए भाई। पहले 11 लावा थे, तो पहले उंगली पर, दूसरी उंगली पर लिख दिए। दूसरी उंगली पर लिख देता हूं मैं श, स और हा। ये चारों के चारों किस पर हैं भाई? दूसरी उंगली पर लिखे हैं। जब दूसरी उंगली पर लिखे हैं तो चारों के चारों क्या हैं? महाप्राण हैं। क्या अभी हमारी वर्णमाला पूरी हुई? नहीं। अभी तो आप सोच रहे होंगे संयुक्त व्यंजन भी है। तो मेरे भाई संयुक्त व्यंजन अल्प प्राण या महाप्राण कैसे हम उनको बोलते हैं? क्यों? क्योंकि भाई वो तो दो व्यंजनों का मेल होता है, वो तो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। तो भैया उसमें अल्प प्राण और महाप्राण भी मिल सकते हैं आपस में, महाप्राण और महाप्राण भी आपस में मिल सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को हम प्राण के आधार पर पढ़ते नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बचे? सभी स्वर बच गए, सारे स्वर बच गए। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, सारे बच गए, नहीं बच गए? छोटा हो बड़ा हो तक। तो मेरे भाई वो सारे ही स्वर, स्वर क्या आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, सॉरी हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं। तो पहली उंगली पर रख लो, पहली उंगली पर रख दीजिए, यानी अंगूठे पर। मैं लिख देता हूं सभी स्वर। सभी स्वर, सारे के सारे स्वर कहाँ आ गए भाई? पहले वाली उंगली पर। ठीक है, चलो ये हुआ हमारे अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, ये हुए हमारे अल्पप्राण और महाप्राण। एक बार इसको देख लीजिए। देखो मैंने अल्पप्राण में क्या रखा? अल्पप्राण में प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का मैंने कौन सा भाई? पहला और तीसरा वर्ण रखा है। पहला वर्ण और तीसरा वर्ण, और उसके साथ में कौन सा वर्ण? पांचवा वर्ण। ठीक है, उसके बाद क्या रखे मैंने? अंतस्थ व्यंजन रखे। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, 11 लावा जो होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या भाई? सभी स्वर। सभी स्वर, ये सबके सब मिलाकर क्या होते हैं? ये सारे के सारे हैं अल्पप्राण। आप संख्या भी बता सकते हैं इसकी, गिन के आप देख लीजिए। 11 स्वर हो गए, अंतस्थ 4 हो गए, पहला तीसरा पांचवा 3 3 ये तो 15 ये हो गए, और बाकी 5 4 ये और 11 ये। ठीक है, महाप्राण की अगर बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या है भाई? दूसरा और चौथा क्या है? ये देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाला क्या? थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो दूसरा और चौथा आया, प्लस इसके साथ क्या आ गए भाई? ऊष्म। इसके साथ क्या आ गए? ऊष्म व्यंजन। ये सब क्या है? ये महाप्राण है। अच्छा, इसके बारे में मैं बात बता दूं। देखिए र, ड़ और ढ़,
इनके बहुत सारे नाम पढ़े हमने जो एक जैसे थे, लेकिन प्राण के आधार पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर मैं पहले वाले ड़ा की बात करूं तो ये अल्प प्राण है, और ड़ा की बात करूं तो ये क्या है, तो है ये महाप्राण। क्या है ये, महाप्राण। ठीक है, एक बार भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ चलते वक्त अभी हमारे व्यंजन किस आधार, या पूरी वर्णमाला हमारी किस आधार पर रह चुकी है, हमने प्राण के आधार पर पढ़ ली है। अब हमारी रह गई है घोष के आधार पर, घोष के आधार पर। और कुछ एक बातें और रह गई हैं, वो हम अगले लेक्चर में उसको पूरा करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, तो अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तब तक आप मज़ा कीजिए, इसको देखिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।